अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर, और आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा, अगर मैं इस जगह को कहूँ तो शायद गलत ना होगा। और आज पहली मरतबा मैं इस जगह आया हूँ और आज मुझे आकर इस जगह जितनी खुशी हो रही है मैं अल्फाज में शायद बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दुनिया के जितने मुल्कों में भी गया हूँ जहाँ टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पर लाइब्रेरी या क्रिकेट के हवाले से, नवादिरात के हवाले से जगह मखसूस की जाती है और उसे म्यूज़ियम कहा जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोई ऐसा म्यूज़ियम है, कोई ऐसी लाइब्रेरी है। और आज जब हारून रशीद साहब जो कि डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ तो फिर हमें पता चला कि ये एक ऐसी जगह है जिस पर प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में फिर शायद हम ये मौके से फ़ायदा उठाएं। फ़िलहाल हमारे जो आज मेहमान हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन हारून रशीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हारून रशीद साहब, खुशामदीद कहूँगा शो में आपको। और आज कुछ बात करेंगे ग्रास रूट लेवल क्रिकेट की, क्योंकि आप इस पर ख़ास अरसे से काम कर रहे हैं और डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट भी हैं। और यूथ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अंडर 16 एक आपका जो है वो परमानेंट फीचर है और हर साल आप ये कैंपेन करते हैं और इस साल भी हुई है। और इस साल की ख़ास बात यह है कि आपकी टीम जो है वो इंग्लैंड जा रही है। लेकिन कुछ सवालात हैं जो मैं आप तक लेकर आज पहुँचा हूँ। अगरचे सिलेक्शन से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो सारा चार्ट जो आपके अंडर में बना है, क्योंकि आप इसको हेड करते हैं, तो वो सवालात के जवाबात जो है हम आपसे लेने की कोशिश करेंगे। अब आप कितने जवाबात देते हैं, कितने नहीं देते। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अंडर 16 है, एक आम बच्चा इस तक नहीं पहुँचा तो क्यों नहीं पहुँचा, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ। देखिए, इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं इसका बताऊँगा इस प्रोग्राम का। उससे पहले तो मैं आपको ये भी कहूँगा कि एक चीज़ अच्छी हुई है कि आपने आए और इस चीज़ को देखा कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपने जिक्र किया इस लाइब्रेरी और म्यूज़ियम का। आई थिंक होता ये है कि हम बाहर से बैठ के बहुत सारी चीज़ें आपको कोई बताता है, आप उस पर यकीन करके और बहुत सारी चीज़ें कह भी देते हैं, लेकिन जब आप खुद देखते हैं फिर आपको पता लगता है कि हकीकत उसमें क्या है। जहाँ तक अंडर 16 के प्रोग्राम का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊँ कि कुछ अर्सा पहले, ये 2007 से पहले की बात है कि क्रिकेट बोर्ड ने 3 इवेंट्स ऐसे किए इंटर स्कूल लेवल के ऊपर। पहले साल उस स्कूल के टूर्नामेंट में, जो कि मुल्क भर में होता था, 85 लाख रुपये खर्च हुए। उसके बाद सेकेंड ईयर जब वो हुआ तो उस पर 95 लाख रुपीज़ का उस पर ख़र्चा हुआ। और उसके बाद जब मैंने तीसरे साल प्रोग्राम किया तो 1 करोड़ और 10 लाख रुपए तक वो खर्चा चला गया था। लेकिन जब आउटकम देखा गया तो वो इतना ज़्यादा उम्मीद अफजा नहीं था। उसमें होता ये था कि हम स्कूल्स को सिलेक्ट करके उनके टूर्नामेंट्स करा देते थे, उसके बाद उसका फॉलोअप कुछ भी नहीं होता था और पता लगा कि इतना ज़्यादा जो हमने इन्वेस्टमेंट की वो सब ज़ाया हो जाती थी। फिर मिल बैठ के सोचा गया कि करना क्या चाहिए, क्योंकि उस वक्त सिर्फ स्कूल गोइंग प्लेयर्स आते थे, नॉन स्कूल गोइंग्स नहीं आते थे। तो हमने फिर यही सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जिसमें एक ऐसा प्रोग्राम अंडर 16 के नाम से किया जाए जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चे भी आ जाएं और स्कूल जो नहीं जाते, जो ज़्यादातर स्ट्रीट्स पे क्रिकेट खेलते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल जाना, उनको भी मिलाया जाए। पहले साल 2007 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो 25,000 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हम मुल्क के 50 डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, हमारे टैलेंट एंड स्काउट्स वहाँ जाकर 3 से 4 दिन लगाते हैं, वो इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं। ये 4 या 5 फेजेस हमने इस प्रोग्राम को किया। पहले फेज़ में इनिशियल ट्रायल्स होते हैं जो 50 डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। उसके बाद टीमों को बनाया जाता है, 12 टीमों को उनके फाइनल ट्रायल्स के लिए जो शॉर्टलिस्ट लड़का होता है अपने अपने रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स का, वो हेडक्वार्टर में आकर ट्रायल्स देता है। फिर पहले 12 टीमें फॉर्म होती थी। फाटा को हमने स्पेशल परमिशन दी थी कि वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले, और इस साल 15 टीमें, क्योंकि 3 नए रीजन्स का इजाफा हुआ था, उनको हमने इसमें ऐड किया। तो इस तरह ये मुसलसल अगर आप देखेंगे 15 से 20,000, 10 से 15,000 बच्चा हर साल इस प्रोग्राम में हिस्सा लेता है। और उसका निचोड़ ये होता है कि जब सेकंड फेज़ में टूर्नामेंट, थर्ड फेज़ में टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट के बाद 25 या 26 वो खिलाड़ी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स होते हैं उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के, जो कि सिलेक्शन कमेटी चुनती है, नेशनल जूनियर सिलेक्शन कमेटी। अगर जूनियर सिलेक्शन कमेटी पहले नहीं थी तो सीनियर सिलेक्शन कमेटी उसको चुनती थी, और उसके बाद उनको फिर एडवांस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर एकेडमी में लेकर आते हैं, जैसे कि आजकल वो बच्चे यहाँ जमा हैं, उनके ऊपर काम। चला, हारून रशीद साहब, आपने कहा कि ये कोई 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक
कई सालों से एक सिस्टम चला रहा है और सिस्टम के तहत आप काम कर रहे हैं, और सिस्टम में गलतियां भी होती हैं, सिस्टम में कुछ चीज़ें ठीक करने की भी होती हैं और वक्त के साथ वो हो जानी चाहिए। लेकिन मैं कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ, वो आपके गोश गुजार करूँगा, कुछ सवालात हैं मेरे जहन में। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस 2014 के सीज़न में आपके बहुत से ऐसे परफॉर्मर थे जिन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन जब कैम में उनको लेने की बात आई तो वो अंडर जो है वो ओवर एज हो गए। और उनमें जो काबिल ज़िक्र, मैं अगर बात करूं 2-4 प्लेयर्स की, तो उनमें 2-4 बड़े काबिल ज़िक्र प्लेयर हैं। और उनमें एक खिलाड़ी जो है वो उसने 2 सेंचुरियाँ की हुई हैं, 2 निफ सेंचुरियाँ की हुई हैं, और उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया। और उसके अलावा जो है वो कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन जब कैम्प में लाने की बात हुई तो वो ओवर एज हो गए और उनको आपको ड्रॉप करना पड़ गया। ख़ास तौर पे भावलपुर के मोहम्मद मुनीर, जिन्होंने 4 मैचों में 411 रन स्कोर किए 82 की औसत से, उनको आपने 11th आवर पर ड्रॉप कर दिया। फिर इसी तरह आपने कुछ फैसलाबाद के खिलाड़ियों को भी ड्रॉप किया, आपने कुछ मुल्तान के खिलाड़ियों को भी आउट किया, कुछ आपने लाहौर के खिलाड़ियों को भी आउट किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि या तो उनको पहले ही रोक लेते आप, ये तो पैसा भी ज़ाया हुआ और वक्त भी ज़ाया हुआ। देखिए, इसके मैं आपको जवाब दूं, एक्चुअली इसमें ना पैसा ज़ाया हुआ ना वक्त ज़ाया हुआ। होता यह है कि हमारा एक प्रोसेस है जिसमें एज वेरिफिकेशन हम करते हैं। एज वेरिफिकेशन में होता है कि क्योंकि हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो जहाँ जहाँ ट्रायल्स होते हैं वहाँ जाकर वो फिजिकल एज वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद हम उनको एक मौका देते हैं उन प्लेयर्स को जिनको हम कहते हैं कि आप ओवर एज हो गए हैं, और हम आपको मौका देते हैं कि आप हमारे इस फाइंडिंग को चैलेंज कर दें। और अगर हम आपकी फाइंडिंग्स, हमारी फाइंडिंग्स ठीक हुई और हमने शौकत खानम के थ्रू आपको हमने रिस्क टेस्ट करवाया और जो भी उसके टेस्ट होते हैं एज वेरिफिकेशन के वो हमने करवाया, और अगर आप ओवर एज निकले तो हम आपको बैन कर देंगे। होता ये था कि उसमें हम पहले रीजनल लेवल के ऊपर ये काम कर रहे थे, अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी चले गए हैं। इस दफ़ा जो हमने किया, तो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि प्रोग्राम बनते बनते बनता है। हम हर चीज़ में हर साल कोशिश करते हैं कि इसमें ना मजबूती लाई जाए। इस दफ़ा हमने ये किया कि जितने भी जो 15 रीजनल टीमें थीं हमारी, उन सब के हमने एज वेरिफिकेशन करवा ली अपने रिकॉर्ड के लिए। जब हमने एज वेरिफिकेशन करवाई तो उसमें हमें ये पता लगा कि कई लड़के ऐसे हैं जो 18 साल के भी हैं, कई लड़के ऐसे हैं जो मोहम्मद उमर उन्हीं में से जी 18 साल के भी हैं और जो 17 साल के भी हैं। देखिए, मसला ये होता है कि हमारा मकसद टैलेंट को स्पॉट करना है, उनको ज़ाया करना नहीं है। अब जैसे आपने कहा उनको यहाँ नहीं सिलेक्ट किया गया, तो वो कहाँ सिलेक्ट होंगे? होता है कि जब हमारे पास जब वो रिजल्ट्स आते हैं एज वेरिफिकेशन के, उसमें 12 महीने का प्लस माइनस दिया हुआ होता है उन्होंने, यानी कि एज वेरिफिकेशन में फ्लक्चुएशन है जिसमें 10 से 12 महीने की हम फ्लक्चुएशन देते हैं उनको, और हम उनको नीचे ले जाते हैं। यानी कि इस वक्त जो 18 साल के लड़के हैं हम उसको 17 साल पे लॉक कर देंगे, जो 17 साल वाले हैं उनको हम 16 साल की उम्र में लॉक कर देंगे, जो 16 साल से नीचे हैं उनको उनकी रेंज को वहीं रहने देंगे। जिसको आपने इस लेवल पर आकर ओवरेज करके आउट नहीं किया, उसमें यह है कि यानी इस सिस्टम से आपने कैंप से आउट कर दिया? नहीं, इस कैंप से हमने आउट किया, लेकिन वो इस कैंप के जब आखिर में जब 7 दिन के जो यहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस होंगे उसमें उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि वो एलिजिबल हैं टू गो टू इंग्लैंड। यानी वो प्लेयर्स जो जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है वो ज़ाया नहीं होंगे। वो जब इंग्लैंड के टूर पे जाने के लिए यहाँ पर ट्रायल्स होंगे, आखिरी वीक में जब ये मैचेस खेल रहे होंगे, वो लड़के इन्हें ज्वाइन करेंगे। अंडर 16 नहीं, तो फिर आप अंडर 16? नो, क्योंकि जो देखिए होता ये है कि अगर आप अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी देखेंगे ना, तो जब वर्ल्ड कप प्लेयर खेलता है तो वो 20 साल का होता है। एक कट ऑफ डेट होती है जो कि म्यूचुअली आपके दोनों बोर्ड्स की या आईसीसी एक 1 सितंबर ऑफ दैट ईयर वो इसको लॉक कर देती है। अंडर 16 टीम ने इंग्लैंड जाना है या अंडर 17 की टीम ने इंग्लैंड जाना है, अंडर 17 की टीम ने इंग्लैंड जाना है, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो अंडर 18 हो चुके होंगे। तो इसलिए हमने इस दफ़ा ये किया कि जो तो इस अंडर 16 का प्रोडक्ट है वो इसमें ये कैंप करेगा, अंडर 17 के लड़के इनको ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद जब वे पूरे ट्रायल्स होंगे उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल टीम होगी वो चुनी जाएगी और वो इंग्लैंड का दौरा करेगी। हारून रशीद साहब, पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट, आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक। हारून रशीद साहब, मोइन खान के बेटे आजम खान 7वें नंबर पे थे रन बनाने वालों में, और कराची की तरफ से जो उनकी परफॉर्मेंस अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, 5 मैचों में उन्होंने 24 की औसत से 216 रन बनाए, और जब आपने 25 खिलाड़ियों का कैंप अनाउंस किया तो उनको टीम में नहीं रखा गया 25 खिलाड़ियों की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कोई दबाव था या ये फैसला मेरिट पर हुआ है? नहीं, आई थिंक देखिए, मैं तो एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली बीइंग द हेड ऑफ दिस प्रोग्राम, मैं इसको बिल्कुल हेड करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन जो अपने हिस्से का काम है ना वो करते हैं। जैसे हमारे टैलेंट एंड स्काउट्स हैं, उनका काम है कि वो जाके इनिशियल स्क्रीनिंग करें। जब ये फाइनल स्टेजेस पे आते हैं तो फिर नेशनल जूनियर सिलेक्शन कमेटी इन एक्शन होती है, और मैं उसका पार्ट नहीं होता
क्योंकि हम एम्पावर करते हैं कि ऑब्वियसली हमने जब इनको नेशनल जूनियर सेलेक्टर्स बनाया है तो इनका जॉब है कि ये काम करें, ऑनेस्टी से करें। इन्होंने इन लड़कों को बुलाया, जैसे कि आपने कहा आजम भी उसका पार्ट था। यहाँ आने के बाद जब 50 से 60 लड़कों ने आगे यहाँ पर ट्रायल्स दिए, 2 से 3 दिन के मैचेस खेले गए, उसमें सिलेक्शन कमेटी ने बाकायदा इनको मॉनिटर किया। ना सिर्फ ये कि ये वाले ट्रायल्स मॉनिटर किए, बल्कि पूरा टूर्नामेंट उन्होंने मॉनिटर किया। एक एक लड़का उनकी नज़र में है, इसलिए अगर टीम में कोई नहीं आया है तो इसकी स्वाबदीद जो है वो टोटली नेशनल जूनियर सिलेक्शन कमेटी भी जाती है। और मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने मेरिट पे काम किया है, मैं इसलिए कहूंगा कि मेरिट पे काम किया है कि जो रिजल्ट्स इस प्रोग्राम के आ रहे हैं, मैं आपको बताते चलूँ कि 350 बच्चा इस वक्त अपग्रेड हो चुका है थ्रू दिस प्रोग्राम इनटू द नेशनल सर्किट। कई लोग अंडर 19 में हैं, कई लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। 3 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने अभी हाल ही में पाकिस्तान का जो ये कंडीशनिंग कैंप लगा था वो अटेंड किया, जिसमें समी असलम है, बाबर आजम है और एहसान आदिल है। तो प्रोग्राम का जो मैं रिजल्ट देख रहा हूं, अगर 80% प्रोग्राम भी अगर रिजल्ट दे रहा है तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम। आपने कहा कि रिजल्ट ओरिएंटेड आपका प्रोग्राम है और हो सकता है कुछ फ्लॉज भी हों, क्योंकि 100% तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। 5 लड़के आपने सेलेक्ट किए हैं इस कैंप के लिए और आपने कहा कि परफॉर्मेंस पे आपने सेलेक्ट किए हैं। जो कराची से 5 लड़के सेलेक्ट हुए हैं उनमें एक बॉलर हैं, उनका नाम है अनस हमीद। उन्होंने 2 मैच खेले और कराची की टीम ने 5 मैच खेले फाइनल तक, क्योंकि कराची की टीम पहुंची थी। उन्होंने 17 रन स्कोर किए, उनकी क्रेडिट पर 2 विकेटें हैं। उनको किस क्राइटेरिया पर आपने सेलेक्ट किया? इसमें मैंने ज़रूर पूछा था सिलेक्टर से। हुआ ये कि जब आप कॉम्पोजिशन बनाते हैं, देखिए यहाँ 24 से 26 लड़के यहाँ आते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमने 2 टीमों में उनको बांटना है। जब ओवरऑल उन्होंने परफॉर्मेंसेस देखी तो पता लगा कि फास्ट बॉलर्स की इस दफ़ा परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं आई। कराची की पिचेस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लो फ्लैट पिचेस होती हैं, इसलिए हो सकता है कि वहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा बॉलिंग ना कराई गई हो। इस दफ़ा दूसरे इलाकों में भी जब हमने मैचेस देखे तो फास्ट बॉलर्स की कोई बहुत ज़्यादा कारकर्दगी नहीं थी, क्योंकि बैलेंस करना है आपने दोनों टीमों के। फास्ट बॉलर्स अगर आपके पास कम है तो आप 3 से 6 बॉलर्स अगर आपको चाहिए तो आपने उनको बैलेंस करना, वरना क्या होगा कि आपके एक तरफ स्पिनर ज़्यादा हो जाएंगे, एक तरफ बैट्समैन ज़्यादा हो जाएंगे, तो कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे। 2 विकेटें लेने वाला 2 मैचों में अनस हमीदी क्यों नजर आया? देखिए ना, मैं यही आपको कह रहा हूं कि अगर 2 विकेटें उसने ली हैं तो हो सकता है कि सिलेक्टर्स को पोटेंशियल नजर आया हो ना। अब मैंने वसीम अकरम को अगर नेट पे देखा, फॉर इंस्टेंस मैं एक बात कर रहा हूं, और उसने कोई आउट नहीं किया हुआ था, स्टेट में वो पाकिस्तान की टीम में चला गया। व्हाट आई मीन टू से इज कि सिलेक्टर्स इसको टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि किस में कितना पोटेंशियल है। अगर वो समझते हैं कि इसने परफॉर्मेंस नहीं दी और ये देखते हुए कि 3 से 4 ओवर के बाद फास्ट बॉलर को चेंज कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि अगर वो फील करते हैं। आप ये पॉइंट तो यहाँ पर उठा रहे हैं कि जो कराची के सर्कमस्टांसेस थे मैच खेलने के लिए, सरफेस था, वहाँ पर फास्ट बॉलर को ज़्यादा मौका नहीं मिला। मेरी आपसे इस हवाले से फ़ोन पे भी बात हुई थी, क्योंकि मैं नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर लांडी जिमखाना में UBL पर जो मैचेस हो रहे थे उनको फॉलो कर रहा था, और मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि जो आपका अंडर 16 लेवल पर मैचेस हो रहे हैं उसमें नया बॉल ही स्पिनर कर रहा है। 1 घंटे के अंदर जो है दोनों एंड से स्पिनर लग गया है, तो फिर आप फास्ट बॉलर कैसे प्रोड्यूस करेंगे? यहाँ आपके सिलेक्टर्स नहीं थे ग्राउंड पे, आपके कोचेस नहीं थे। ये जब आपने बात की ना, ये बात आपने जब की तो मैंने इस चीज़ के ऊपर सवाल किया। उन्होंने ये कहा कि नेशनल बैंक की जो पिच थी वो इतना ज़्यादा टर्न ले रही थी, लो बाउंस था, इसलिए जो कोचेस थे और जो कैप्टन थे और जो टीम के साथ लगे हुए थे उन्होंने यही कहा कि हमें तो फ़ायदा ये भी लेना है कि हमने अगली टीम को आउट करना है। इसलिए देखिए, स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी को ये बाउंड नहीं कर सकते। अगर आप देख रहे हैं कि अगर एक बॉलर वहाँ इफेक्टिव ही नहीं हो रहा तो आप उसको ज़बरदस्ती से उसको बॉलिंग नहीं कराएंगे कि जी फॉर द सेक ऑफ दिस कि जिसने बॉलिंग करनी है। डेवलपमेंट, आप पॉइंट ये समझें कि हमने प्लेयर्स को डेवलप करना है। अगर हमें किसी में पोटेंशियल नजर आ रहा है, इररिस्पेक्टिव प्रेफरेंस दी गई है। प्रेफरेंस जो आप ही की बात को मैं आगे करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि ये जो अंडर 16 क्रिकेट है, अंडर 19 क्रिकेट है, ये इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, इससे आपने रिटर्न नहीं लेना है, इससे हमने फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट का डेवलप करना है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि जी नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो सरफेस था वो फास्ट बॉलर के लिए अच्छा नहीं था, तो वहां पर कोई ऐसा ग्राउंड रखते जहां पर जब इस लेवल पर उस बच्चे को यही नहीं पता होगा कि नई गेंद कैसे करनी है, ओपनर को यही नहीं पता होगा कि फास्ट बॉलर को किस तरह खेलना है, तो फिर ये तो बैड टेस्ट। देखिए, इसमें एक चीज़ ये होती है कि आप इस चीज़ को जब आप टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने जाते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन ग्राउंड्स को आप बुक कर रहे हैं वो ग्राउंड्स, ऑब्वियसली कोई नेशनल बैंक छोटा ग्राउंड नहीं है, फॉर दैट मैटर, हाँ फर्स्ट क्लास सेंटर है। इसलिए जब आप ये चीज़ें करने जाते हो तो फर्स्ट क्लास सेंटर्स को प्रेफर करते हैं। तो आप एज एन ऑर्गेनाइजर ये फील करते हैं कि आप जिन जगहों पर ये मैचेस कराने जा रहे हैं वहाँ पर हो सकता है कि ये फर्स्ट क्लास सेंटर्स पे हो रहे हैं, अच्छी कंडीशन मिलनी चाहिए। लेकिन हो भी सकता है कि क्योंकि नेशनल बैंक की पिचेस हमेशा अच्छी रही हैं,
कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी प्रिपरेशन इतनी अच्छी इसलिए ना हो सकी क्योंकि आपको पता है कराची में पानी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट नेशनल स्टेडियम में भी पानी जो है हमें उस अंदाज में नहीं मिलता। चलो मैं एक लम्हे के लिए आपकी बात मान लूँ हारून साहब, तो ये तो आप मानते हैं मेरी बात को कि जो अंडर 16 लेवल पर क्रिकेट होती है उसमें ग्राउंड में कप्तान नहीं होता, उसमें कोच कप्तानी कर रहा होता है बाहर से। तो आप समझते हैं ये जो कोच की जहनियत थी उसने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, उसने स्पिनर के साथ जाने में आफियत समझी। हाँ, आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि हमें इसके ऊपर अब दोबारा बैठना पड़ेगा और उन कोचेस को फर्दर इस चीज़ के ऊपर में लेके जाना पड़ेगा कि देखें आपने इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि बाज़ दफ़ा बॉलर्स को उनके मुताबिक विकेट्स नहीं मिलती, लेकिन आपने उनको तैयार तो करना है ना। अगर मुझे एडवर्स कंडीशंस मिल रही हैं और मैं वहाँ वो अच्छा नहीं कर रहा तो मैं कैसे उसके ऊपर। बड़ा अहम सवाल हारून रशीद साहब, जिस तरह आपने कहा कि फ्लॉज रह जाते हैं और चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं होती, 2 जून को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फाइनल ट्रायल अंडर 16 एडवांस कोचिंग प्रोग्राम की एक ईमेल जनरेट होती है और उसमें जो शॉर्टलिस्ट करते हैं फैसलाबाद से लड़कियां, उनमें अब्दुल समद हैं, मोहम्मद सलीम है और अदील जफ़र हैं। और जब आप फैसलाबाद की फ़ाइनल ट्रायल करते हैं, फिर आप 9 जून को एक ईमेल जनरेट करते हैं कि जी हमने फ़ाइनल कर लिया और 25 लड़कों को हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो जो फैसलाबाद से नाम सामने आ रहा है उस लड़के का नाम है ज़ीशान बाबर। वेयर इज़ जो आपने 3 लड़के पहले शॉर्टलिस्ट किए थे जिनमें शामिल थे आपके अब्दुल समद, मोहम्मद सलीम, अदील जफ़र, ये तो गायब हो गया, एक नया लड़का आ गया ज़ीशान बाबर। ये क्या था? ये देखें, अब ऑब्वियसली ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो ऑब्वियसली मैं तो इसके बारे में ये पर्टेन करता है, ये तो ऑब्वियसली पर्टेन करता है उस सिलेक्शन कमेटी को जिसने ये चीज़ें सिलेक्ट की। आई थिंक अगर उस ज़ीशान बाबर की अगर आप जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं तो क्या वो अंडर 16 का ये टूर्नामेंट नहीं खेला? अगर तो मैं तो इसको तो ये प्रूव करना पड़ेगा, क्या ये इस टूर्नामेंट के बाहर से तो कोई आ नहीं सकता जब तक वो इसमें पार्टिसिपेट ना किया हो। अगर उसका नाम ओमिट हुआ था तो वो भी इसके मुतालिक बताएंगे कि क्यों ओमिट हुआ। तो मैं ये फील करता हूँ कि ये वो चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर अगर आपने इसको हाईलाइट किया है तो इसके ऊपर डेफिनेटली मैं इसकी इंक्वायरी भी कर सकता हूँ। ये आपसे बात करूँ, जब आपने 40 लड़कों को बुलाया तो 3 लड़के आपने फैसलाबाद से शॉर्टलिस्ट किए थे परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, और जब आप 25 लड़के सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनमें से एक लड़का आना चाहिए था, लेकिन वो तीनों लड़के बाहर हो गए और जो 3 लड़के आपने शॉर्टलिस्ट किए थे वो लड़का नहीं है, नया लड़का आ गया था। ये जो आपने क्वेश्चन रेज किया डेफिनेटली इसके ऊपर मैं डेफिनेटली इंक्वायरी करूँगा, जरूर करूँगा। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हारून रशीद साहब, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपकी अंडर 19 टीम गई थी तो आपने आजम खान को कोच बनाया था, क्योंकि उनकी कोचिंग में पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कराची क्रिकेट एसोसिएशन नर्सरी है वो कायद आज़म ट्रॉफी की चैंपियन बनी थी। अगर इस बार आप देखते हैं तो मुल्तान की टीम ने परफॉर्म किया, अंडर 16 की मुल्तान की टीम चैंपियन बनी और उसके कोच 92 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के रुकन वसीम हैदर साहब थे। उन्होंने अखबार में एक बयान भी दिया कि मुझे कब मौका मिलेगा। तो आप समझते हैं कि उनको मौका देना चाहिए या आप समझते हैं कि कहीं है ही नहीं वो? देखिए, एक चीज़ है, इन सबको समझनी चाहिए इन कोचेस को कि ऑब्वियसली इनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो ये है कि इन्होंने डेवलप करना है अपने अपने एरिया में, रीजन्स में। अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो उसको डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलती है, उसको रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि आपने आजम का जिक्र किया, इससे पहले सभी अजहर गए थे, इससे पहले मंसूर राना गए थे। तो वोटेवर जो डोमेस्टिक ग्रास रूट लेवल पर जिसने परफॉर्म किया, आपने उसको भेज के कोई आपने किसी को भुगताया नहीं, आपने उसको बताया कि देखें आपने टीम जिताई है तो ये आपका रिवॉर्ड है। बिल्कुल, ये रिवॉर्ड भी, और ऑब्वियसली देखें आपने कोचेस भी तो फ्यूचर के लिए डेवलप करने हैं ना। द थिंग इज कि अगर आप इसको ओवरऑल पैराफर्नेलिया में देखते हैं तो हमने कोचेस की भी कारकर्दगी को मॉनिटर करते हुए हमने देखना कि कौन आगे जाके पाकिस्तान के जूनियर लेवल पे और सीनियर लेवल पे कोच बन सकता है। क्योंकि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी को इस वक्त देख रहे हैं, डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट है, ये जो जितने कोचेज हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपके अंडर में आते हैं NCA के। तो मुझे एक जो जनरल सवाल है लोगों के जहन में कि क्या पाकिस्तान में अली ज़ियाई रह गए हैं, क्या पाकिस्तान में शाहिद असलमी रह गए हैं, क्या इन लोगों के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में कोई नहीं है जो जब टीम ट्रैवल करने की बात होती है तो यहाँ से चले जाते हैं और बाकी लोग जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं। जब ट्रायल लेने की बात आती है लड़काना में तो तौसीफ अहमद को भेज दिया जाता है, जब ट्रायल लेने की बात आती है धूप वाले सरगोदा में तो सलीम जाफर को भेज दिया जाता है, लेकिन जब इंग्लैंड के टूर पे भेजने की बात आती है तो वहाँ पर शाहिद असलम जो है वो असिस्टेंट कोच भी बन जाते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो भी चीज़ें आप बात कर रहे हैं ना, इसमें ऐसा कोई एंगल नहीं है या ज़हन में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि जिसका आपने बात की। देखिए, हर एक को अपना अपना जॉब है। जब आप सिंध सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप हम कोशिश करेंगे उसी इलाके में हम इस्तेमाल करें। अगर हमारे यहाँ पर पंजाब में लोग नहीं है तो हमने बाद दफ़ा तौसीफ को लाहौर के भी ट्रायल्स करवाए हैं, हमने उसको सियालकोट के भी ट्रायल्स करवाए हैं। एक्चुअली सारे के सारे जो भी कोचेज हैं हमारे साथ है। दूसरा आपने कहा, देखिए वक्त के साथ साथ आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं।
आपने अली ज़िया का जिक्र किया, आपने शाहिद असलम का जिक्र किया। मैं फॉर दैट मैटर एक बात करता हूँ, आप अगर इतने बड़े एंकर माशाल्लाह भी बन गए हैं तो आपने भी यहाँ पहुँच के एक मकाम हासिल किया ना, आपकी भी जो एक्सपीरियंस को माना जाएगा। इसी तरह जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ओवर द ईयर्स अपने अपने जॉब में वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। माजरत के साथ हारून रशीद साहब, मैं अपने इदारे की बात कर लेता हूँ। हर टूर पे यायो सनी नहीं जाता, हमारे बाकी टूर की बात नहीं है, लेकिन आप इसमें टूर पे जाने वाली बात नहीं होती, इसमें टूर पे जाने वाली बात ना करें। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ किसी की नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काबिलियत के तौर पे आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम में बुलाएंगे ना वो, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। अगर वो बाहर नहीं, बाकी लोगों को मौका मिल रहा है, जू वक्त आएगा। देखें आप प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ चलते हैं ना, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्यों वो कंटिन्यू करेंगे। जरा हारून रशीद साहब, आप ही मेरी नॉलेज में इजाफा कर दें कि अली ज़िया और शाहिद असलम के अलावा बाकी कहाँ से कोच गया, ये मुझे बता दीजिए। क्यों, इससे पहले सभी अजहर गया हमेशा, इससे पहले आजम खान गए, अभी इससे पहले आपके तौसीफ अहमद को भी हमने भेजा, तौसीफ अहमद को भी हमने नहीं, जब भी यहाँ पर स्पिनिंग बॉलिंग का कोच जब भी यहाँ लगता है हम उसको बुलाते हैं। आपने जिनकी बात की सभी अजहर की, आपने जिनकी बात की आजम खान की, सभी अजहर को आपने इसलिए भेजा कि उनकी कोचिंग में पिंडी की टीम T20 की चैंपियन बनी। मैंने आजम खान की बात की कि वो कराची के कोच थे और उनकी वो टीम थी जो बड़ी जूनियर टीम थी और उन्होंने काज़म ट्रॉफी जीती, तो आपने तो उनको रिवॉर्ड किया, उन्होंने तो परफॉर्म किया, तो वो आए। अगर वो ये परफॉर्म नहीं करते तो शायद उनको तो गिनती में नहीं रखता। तो वो भी लोग जो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं तो वो यहाँ पर है ना, वरना वो कैसे यहाँ पर होते। आप देखें ना इसको, इस चीज़ को भी आप देखें कि हम ऑब्वियसली ये चीज़ को देख के किसी को भी हम नाम लेके हम कह दें कि जो इतने अरसे से यहाँ पर है, लेकिन कोई आगे ये भी तो पूछे कि वो यहाँ इतने अरसे से अगर है तो क्या रीजंस है कि वो यहाँ पर है। आप थोड़े से बदनाम भी हुए कि डिपार्टमेंट का ख़त्म करने की बात आई और सारा जो मलबा था वो आपके कंधों पर रख दिया गया, आप इस्तेमाल हुए या बदनाम हुए, जो भी थे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैंने आपको थोड़ा सा जाके सर्च किया तो पता चला कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में आप नेशनल बैंक से खेले, आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से खेले, आप UBL से खेले, 3 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपने अपने दौर में क्रिकेट खेली और आप समझते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि फिर ये वाकई ऐसा था जैसा लोगों को एक जनरल परसेप्शन है कि हारून रशीद जो था वो कत्लेआम करना चाहते थे डिपार्टमेंट। आई थिंक ये बिल्कुल ही मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसी कोई बात नहीं थी। और आप मुझे ये बताएं कि मैं एज ए क्रिकेटर मैं कैसे चाहूँगा कि डिपार्टमेंट्स बंद हो या क्रिकेटर्स की जॉब से ली जाएं। ये सब लोगों ने सुनी सुनाई बातों के ऊपर इतना बड़ा इसको ऊपर प्रोपेगेंडा कर दिया। प्रोग्राम में भी फाइनल शेप में नहीं था। आपने एक दो मुझसे बात की, जब मैंने आपको कुछ फैक्चुअल पोजीशन बताई तो आपने भी कहा यार ये मतलब मेरिट तो करता है। जितने लोगों से भी मैंने बात की उन्होंने सब ने कहा ये मेरिट करता है। मसला ये था कि हम रोल को बढ़ा रहे थे, डिपार्टमेंट्स के रोल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जो अब भी किया जा रहा है। अब अगर वो डिपार्टमेंट्स नहीं है तो दूसरे डिपार्टमेंट्स को लाने की कोशिश की जा रही है। मसला ये है कि मेरे नज़दीक इस वक्त जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की, अगर हमने सही लेवल के ऊपर उसको हमने अभी टैकल नहीं किया तो आइंदा 3 से 4 सालों में पाकिस्तानी क्रिकेट और ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस हैं। तो जनाब, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन और डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अंडर 16 प्रोग्राम के हवाले से इनसे मज़ीद सवालात करेंगे। कुछ ऐसे सिलेक्शन हैं जिस पर कुछ सवालात हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद 32 साल की उम्र में आपने लास्ट फर्स्ट क्लास सीज़न खेला हारून रशीद साहब पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में। और आपका जो अगर मैं लुब्बे लुबाब बता दूं ये सारी गुफ्तगू का ये था कि पाकिस्तान डिपार्टमेंट क्रिकेट में ज़्यादातर 36-37 साल के ओवर एज प्लेयर खेलते हैं। मैं एक सवाल करूंगा, अगर बुरा लगे तो मैं माजरत भी चाहूँगा आपसे वैसे ही सवाल करने से पहले कि आपका बुनियादी ये मकसद इसको पेश करने का ये था कि जो ओवर एज लोग हैं वो क्रिकेट की उससे हटे हैं, वो दूसरी तरफ जाएं कोचिंग की साइड पे और नए लोग आगे आएँ। ऐसा कोई भी नहीं था। मैंने तो एक करंट पिक्चर पेश कर रहा था कि ये सिचुएशन है पाकिस्तान की, ठीक है। और इस वक्त जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो एज का लेवल है वो ये है। किसी को भी खेल से रोकने का मकसद नहीं था। इस वक्त पाकिस्तान की टीम में जो इस वक्त जो टीम है पाकिस्तान की नेशनल टीम, उसमें भी लोग वही हैं जो 33 एंड जो डोमिनेट कर रहे हैं, 33 प्लस हैं। उनको रिप्लेस करने के लिए भी 33 प्लस वाले ही लोग आएंगे। तो लाइफ स्पैन कितना है किसी भी क्रिकेटर का। मैं तो विश करता हूं कि जो लोग भी फिट हैं जितना मर्जी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है। तो हारून रशीद साहब, मैं आपके ऊपर सारा मुद्दा नहीं डाल रहा, ये कहानी तो बड़ी पुरानी है। अभी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ही देख लें। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपने फैसल इकबाल को बाहर कर दिया, वो 32 साल के हैं, क्या वो 35 साल की उम्र में कम बैक करेंगे? आपने सोहेल तनवीर को 29 साल की उम्र में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा, आपने जुल्फिकार बाबर 36 साल को रख लिया, आपने 35 साल के जो है वो अब्दुल रहमान को रख लिया। तो आप तो खुद ही पैरामीटर सेट कर रहे हैं लोगों के लिए। देखिए, इसमें भी
मैं आपको बताऊं, जो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, ऑब्वियसली उसका मैं पार्ट तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन कोई ना कोई तो क्राइटेरिया जी उसमें बिल्कुल था। उसका ऑब्वियसली थोड़ा सा उसमें फर्क है, इस बार यूनुस खान को उसमें फर्क है। और देखिए क्राइटेरिया उस वक्त जो हमने बनाया था वो कुछ और था, जो नई कमेटी ने जो क्राइटेरिया बनाया उसके मुताबिक ही काम किया होगा ना। अब क्योंकि मैं उस क्राइटेरिया को पूरी तरीके से मुझे नहीं पता कि वो क्या क्राइटेरिया था, जस्टिफाई करना उनका काम है। और ऑब्वियसली अब सिर्फ आपने एक ही प्लेयर की बात की ना, इसके अलावा तो सिर्फ आपने फैसल इकबाल की बात की कि वो नहीं है। और हारून रशीद साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि लोग बात करेंगे कि जब सामने नहीं होते तो बड़ी बातें करते हैं, जब सामने आ जाते हैं तो शायद सवाल नहीं रहते। मुझे नहीं पता कि मैंने आपसे कितने चुपते हुए सवालात किए हैं, कितने मुश्किल सवालात किए हैं, कितने ऐसे सवालात थे जो आपको अच्छे नहीं लगे। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि लोग बात करते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान का सर्विसेज रूल है, 60 साल की उम्र में बंदा रिटायर हो जाता है। इस क्रिकेट बोर्ड में आप रिटायर हुए, इंतखाब आलम साहब रिटायर हुए, शफीक पापा साहब रिटायर हुए, वसीम बारी साहब भी रिटायर हुए थे, वो क्रिकेट बोर्ड में आ गए थे, वो अब जा चुके हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं कि बाकी जो लोग हैं जो इस पे तनकीद करते हैं, जो इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास लोग ही नहीं है, इसको आप किस तरह देखिए? इसको तो मैं सिर्फ इस तरह देखता हूँ कि ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड के जो भी करता धरता हैं उन्होंने ही अगर कोई रिटायर हुआ है उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं ना। हम तो नहीं गए उनके पास कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को आप वो करें। देखना ये कि मैं 24 साल से अगर मैं क्रिकेट की खिदमत कर रहा हूँ, और अगर आपने मेरी तमाम जितने भी अरसा मैंने सर्विस की है उसके रिजल्ट्स अगर आप देख लें, अगर उसके साथ मेरा मुआवजा करें, और जितने भी चेयरमैन मेरे पास 7 या 8, ये मैं ऑब्वियसली अपनी इसलिए बात करूंगा कि उन प्लेयर्स में मेरा भी नाम है, 7 चेयरमैन मेरे साथ आए और चले गए, उन सब ने मुझे अपने पास रखा। मेरा ना किसी से कोई ज़ाती रवाबित है। ये नजम सेठी साहब से पहली मरतबा में मिला था जब उन्होंने इसको टेक ओवर किया। उसके अलावा इससे पहले मैं उनको नहीं जानता था, मेरा कोई इंटरेक्शन था। इससे पहले जितने भी लोग आए उनके साथ भी मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था, ना अब है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या सलाहियत के बुनियाद के ऊपर अगर वो समझते हैं जो भी एट दी हेल्म ऑफ दी अफेयर्स हैं कि कोई शख्स अगर डिलीवर कर सकता है उसको, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया भर में, ये सिर्फ पीसीबी में ही नहीं होता, दुनिया भर के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी, इकबाल कासिम साहब को भी तो अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला है आफ्टर 60 ईयर्स। वो भी तो इसका मतलब है वो इस काबिल हैं तो उनको उनके बैंक ने दिया ना। रकीब सर 3 साल से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, वो तो मुझसे भी बड़े हैं, तो उनके ऊपर तो कभी नहीं पूछता। सिर्फ हारून रशीद के मुतालिक कहा जाता है कि जी ये रिटायर हो गए हैं और इनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तो मेरा कहना है कि क्योंकि कोई ना कोई तो एहलियत होगी। अगर मुझ में एहलियत नहीं है, अगर मैं आपके सवालात का सही जवाब नहीं दे रहा, मेरे काम को अगर आप आगे देखें, मैं अगर काम सही नहीं कर रहा, ऑब्वियसली मुझे कोई हक नहीं बनता। आपने हमसे एक प्रॉमिस किया है मेरा, हाँ ये मैं मैं पूछूंगा, ये मैं डेफिनेटली पूछूंगा। और इसके पीछे जब रीजन होगा मैं आपको फोन करके आपको बताऊंगा भी कि इसके पीछे ये रीजन था, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता कि सिलेक्शन कमेटी इंडिपेंडेंट है अपने सारे काम करने के लिए, उसमें हमारा किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होता। आज तक कोई शख्स आपको ये नहीं कह सकता कि मैंने फ़ोन करके, ये जो 50 डिस्ट्रिक्ट में भी जाते हैं और जब भी ये सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, मैंने एक पॉलिसी दी है, इम्प्लीमेंट करना उनका काम है और मेरा कोई अमल दखल नहीं होता किसी भी सिलेक्शन में। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन की गुफ्तगू आपने सुनी, डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट, और बता रहे थे कि पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट को पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह बनाया जा सकता है। और साथ साथ उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी अगर कोई सिलेक्शन कर रही है और अगर उसमें कोई सवाल है तो वो उससे सवाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी है, वो अपने फेल की खुद जिम्मेदार है। आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को अपने आज के मेहमान हारून रशीद साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।